Hello बच्चों, welcome back to our channel. This channel is Bottoms Up Academy. I welcome all of you on this channel. So from today we will start chapter number 1 of class 12th biology, sexual reproduction and flowering plants. मैं सिर्फ important चीजें पढ़ाऊंगी लेकिन सब कुछ पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब आपका बोर्ड्स बहुत नजदीक है तो आपको और हमको ये देख के चलना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस भी टाइम से खत्म हो और कोई दिक्कत भी ना हो हमें। मैं कोशिश करूंगी कि जनवरी तक मैं आपका सारा का सारा सिलेबस करवा दूं बायोलॉजी का। ऑल्दो हम डेली वन डे वन चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। स्टिल अगर बीच में एक दो छूटता भी है तो फिर भी हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी के मिड तक ले जाएंगे। आपका सिलेबस उसमें खत्म हो जाएगा पूरा। मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ, उससे पहले भी सिलेबस खत्म हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम देखते हैं कि हम बहुत लकी हैं क्योंकि हमारे जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, सेक्सुअली। द मिराइड्स ऑफ द फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट। तो क्या बोल रहे हैं हम नज़ारे जो देखते हैं फ्लावर्स में, हमारे को जो परफ्यूम्स मिलते हैं, सेंस बनते हैं, ये रिएक्ट करते हैं हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो बच्चों, सारे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? नहीं, सारे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे वेज होते हैं रिप्रोडक्शन करने के, लेकिन कुछ प्लांट जो प्लांट्स हमारे फ्लावर देते हैं और उन प्लांट्स में यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, पीछे आप पढ़ के आए हो, फ्लावर्स जो हैं वो ऐसे अपने अपने सेल्फिशनेस के लिए नहीं होते, फ्लावर्स के बहुत सारे काम होते हैं, इसकी वजह से फ्लावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्लांट का। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस एंड एंड प्रोडक्ट्स जो होता है फ्लावर्स का, वो क्या हो जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्रूट सीड्स। इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि एंजियोस्पर्म से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सारे के सारे प्लांट्स में नहीं होता है सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ ही प्लांट्स है जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, इनमें होता है। ह्यूमंस जो होते हैं हमारे, जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन, फ्लावर जो है ये बहुत ही फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, इंटीमेट रिलेशनशिप विद अ फ्लावर सिंस इमेमोरियल, इंसान के साथ फ्लावर का बहुत गहरा रिश्ता है। ठीक है, फ्लावर्स जो बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, किस किस चीजों में यूज होते हैं? ऑर्नामेंटल्स में यूज होते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं, कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं जो मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं, सारे तो नहीं कह सकते। और हमारे और क्या होते हैं, एस्थेटिक चीजों में यूज होता है, शादी हो रही है, कुछ हो रहा है तो हम फ्लावर्स यूज करेंगे। रिलीजियस चीजों में, भगवान की पूजा करें तो फूल चढ़ाएंगे। कल्चरल वैल्यू भी बहुत है फ्लावर्स की। हाँ, हमारी कंट्री में हिंदुइज्म में फ्लावर्स चढ़ाया चढ़ाया जाता है भगवान को। इनफैक्ट मुस्लिम्स भी चढ़ाते हैं। कहाँ चढ़ाते हैं? चादर चढ़ाते हैं तो फ्लावर का माला टाइप का चढ़ाते हैं। तो ये फ्लावर तो सबकी शादी वादी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन में भी होता है, फॉरेन में बुके का कल्चर है, लेकिन फ्लावर्स वो भी यूज करते हैं। ठीक है, और दुख के टाइम पे हम किसी के, जो क्रिश्चियंस होते हैं, हमारे में तो नहीं है ये, हिंदुइज्म में तो इतना नहीं होता, बट जो क्रिश्चियंस होते हैं जब वो अपने मरे हुए इंसानों से मिलने जाते हैं, मतलब ग्रेव पे जाते हैं, तो फ्लावर्स कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, खुशी दुखी, किसी को प्रपोज करना है तब फ्लावर यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें, फ्लावर्स जो है हमारे लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, ये बता रहे हैं। उसके बाद है आपका, तो बच्चों मैंने पहले भी ये बनाया था वीडियो, बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं माइक ऑन करना भूल गई थी और वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, ये कौन सा है? ये है फ्लावर्स का स्ट्रक्चर। तो फ्लावर्स के स्ट्रक्चर में देखिए पहले क्या आता है। सबसे पहले फ्लावर्स दो चीजों में डिवाइडेड होता है, सॉरी, हाँ, दो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, मेल और फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम जो होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है और गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल को रिप्रोडक्ट करता है, रिप्रेजेंट। यहाँ लिखा है गाइनोशियम और यहाँ लिखा है एंड्रोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम इस किस किस को रिप्रेजेंट करता है वो तो बच्चों, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो मेल पार्ट्स को हम एंड्रोशियम बोलेंगे और फीमेल को हम गाइनोशियम बोलेंगे। अब आप इन चीजों को अच्छे से लर्न रखिएगा, बिकॉज अब जब आप एनसीईआरटी या फिर ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी फंडामेंटल चीजें से ज्यादा यहाँ पे आपको चीजें याद की हुई जो वर्ड्स होती हैं वो चीजें होंगी। और वैसे भी अगर आप अब यहाँ पहुंचे हैं तो मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ तो पढ़कर आए ही हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, बायोलॉजिस्ट ऑफ, ये सब मैं स्किप करवा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सब बताऊंगी। जैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एंथर, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये फीमेल ऑर्गन है। ठीक है, एंथर मेल ऑर्गन है, फिलामेंट्स मेल ऑर्गन है। ऑर्गन नहीं कह सकते इसको, पर एंथर से अटैच रहता है तो ये मेल का ही पार्ट होता है। सेपल्स, ये नीचे जो ग्रीन कलर के होते हैं वो सेपल्स होते हैं, और पेटल्स जो कलरफुल होते हैं वो पेटल्स होते हैं। और ओवरी आपको पता ही है, जो फीमेल ऑर्गन होता है उसमें तीन चीजें होते हैं, स्टिग्मा,
स्टाइल ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब देखिए स्टाइल जो है वो बहुत लंबा सा एक ट्यूब है जिसके अंदर से पॉलन जाता है। स्टिग्मा वो है जहाँ पे पॉलन क्या करता है, लैंड करता है, और ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ से देखिए अब आगे से पढ़ा रही हूँ मैं आपको कि बायोलॉजिस्ट ने फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल साइट्स देखी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है। अर्लियर क्लास में आप पढ़ के आए थे कि कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या होता है। कुछ फ्लावर्स के पार्ट्स बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आप बताओ, तो ये सब आपके काम की नहीं है। यहाँ से देखिए प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में, पहला प्री होता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के दौरान और फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन प्लांट, द डिसीजन that plant is going to a flower has taken several hormonal structures changes and initiated with leads to differentiation। ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली इनिशिएट करके डिफरेंशिएट करते हैं और डेवलपमेंट करवाते हैं फ्लावर प्राइमोडियम के। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो फॉर्म विच बियर फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर्स। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसका क्या मतलब होता है, पहले छोटा सा बड बनेगा, उसके बाद फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही अगर फ्लावर मेल और फीमेल दो टाइप का होता है, अगर एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है, तो एंड्रोशियम मेल के लिए होता है, गाइनोशियम फीमेल के लिए होता है। मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है। उसके बाद हमारे पास एंड्रोशियम के अंदर बहुत सारे स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाते हैं, और गाइनोशियम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अब हम मेल पढ़ने वाले हैं। मेल में देखो क्या क्या होता है बच्चों, दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमेन और फिलामेंट। ठीक है, स्टेमेन जो होता है वो किस चीज से बना होता है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड द टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर। और जो बाइलोब स्ट्रक्चर यानी दो का स्ट्रक्चर होता है, दो लोब्स का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बाइलोब्स कहते हैं। तो एंथर जो होता है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ये एंथर है तो यहाँ से ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, यानी दो लोब्स है इसके अंदर, एक लोब ये और दूसरा लोब ये। ठीक है, ये होता है बाइलोब स्ट्रक्चर। एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू दी, प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का वो थैलेमस से जुड़ा होता है। ये आपका थैलेमस है, यहाँ नीचे थैलेमस होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद है द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, द नंबर ऑफ द लेंथ एंड द स्टेमन्स आर वेरिएबल फ्लावर्स एंड डिफरेंट स्पीशीज। तो ये जो लेंथ होता है फिलामेंट का, स्टेमन्स का, ये सब अलग अलग होता है हर स्पीशीज के अंदर। इफ यू कलेक्ट द स्टेमन ऑफ 10 फ्लावर्स, 10 फ्लावर का स्टेमन अगर आप कलेक्ट करोगे, अरेंज करोगे उसको एक स्लाइड में, तो आप देखोगे कि सब कुछ अलग अलग है। तो ऑब्जर्वेशन किया आपने, कैसे किया ऑब्जर्वेशन, डाइसेक्ट किया माइक्रोस्पोर को। मेकिंग नीट एंड क्लीन डायग्राम वुड इल्यूसिडेट द रेंज इन द शेप ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, जो तुम्हारा टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है, मैंने बता दिया ना बाइलोब्ड होता है, ये देखो ये और ये। ठीक है, एंड ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू थीका। तो देखिए बाइलोब्ड यानी कि दो लोब्स हैं, ये जो मैंने डब्बा बनाया हुआ है, और उस दो लोब में और दो थीका होते हैं। ठीक है, तो बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। often the longitudinal groove runs lengthwise, longitudinal groove जो होती है, ये longitudinal groove, ये lengthwise चलती है, horizontal नहीं होती है, vertical होती है। एंड लेंथवाइज सेपरेटिंग दी थीका, और थीका को वो सेपरेट करती है। ये देखिए ये वाली लाइन को कह रहे हैं, ये जो है ये दो थीका को सेपरेट करेगी। ऑफन द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ द टिश्यूज ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, तो जो बाइलोड नेचर होता है एंथर का वो बहुत ही अलग होता है ट्रांसवर्स सेक्शन से। ठीक है, द एंथर हैज फोर साइड टेट्रागोनल, एंथर के पास फोर साइड होता है जिसे हम टेट्रागोनल कहते हैं। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और इसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं अलग अलग। उसके बाद है द एंथर हैज फोर साइडेड टेट्रागोनल, एंथर के पास चार साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें कि फोर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है लोकेटेड इन द कॉर्नर्स ऑफ द टू लोब, और वो दो लोब के कॉर्नर से अटैच्ड होता है, दो लोब के कॉर्नर से क्या होता है, अटैच्ड होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, द बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट ट्रांसफर ऑफ द एंथर, द एंथर हैज फोर साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो बच्चों जो ये होता है ना आपका, ये चार लोब्स, ये दो लोब्स है और इसके अंदर दो दो थीका, यानी टोटल चार थीका है, दो लोब्स
और चार उसके उसके अंदर दो दो यानी चार थीका है टोटल। इसके अंदर ना माइक्रोस्पोरेंजिया भरा होता है। क्या भरा होता है बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया भरा होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया भरा होता है। सेक्स हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू ईच लोब्स, जो कि कॉर्नर्स में होता है दो लोब से। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर क्या बनाता है? पॉलन सैक बनाता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, और वो लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड हो जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ा होगा और क्या बनाएगा? पॉलन सैक बनाएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ा होगा और क्या बनाएगा? पॉलन सैक बनाएगा। ठीक है। और पॉलन सैक जो होगा वो और लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड होकर आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स, और पोलन सैक के अंदर क्या भरा होगा? पोलन, पोलन सैक के अंदर क्या भरा होगा? पोलन ग्रेन्स भरा होगा। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद पोलन सैक, पोलन सैक के बाद, पोलन सैक के बाद पोलन ग्रेन्स। ओके नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ट्रांसवर्स सेक्शन जब आप देखेंगे तो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो आउटलाइन पे रहता है। ये रहा आपका, ये देखिए ये सब आउटलाइन पे है, ये जितने भी है सब आउटलाइन पे है। ठीक है, आउटलाइन पे रहता है टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया, आउटलाइन पे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, और इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल्स, और ये फोर वॉल से सराउंडेड रहता है। एंड द एपिडर्मिस एंडोथीसियम, और इसमें चार लेयर्स रहती है, एपिडर्मिस की लेयर, एंडोथीसियम की लेयर, मिडल लेयर्स और टेप्टम की लेयर। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? माइक्रोस्पोरेंजियम की बात हो रही है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है आपका वो क्या करता है? माइक्रोस्पोरेंजियम आपका क्या करता है? अपीयर्स द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम। ठीक है। आउटर थ्री वॉल्स की जो लेयर होती है, 1 2 3, टेप्टम को छोड़ के आउटर थ्री वॉल्स की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है आपको। ठीक है, प्रोटेक्शन देती है डायहेसेंस ऑफ द एंथर एंड रिलीज द पोलन। ठीक है, और पोलन को रिलीज करती है। तो इनर मोस्ट वॉल इज टेप्टम, और सबसे इनर मोस्ट वॉल क्या रहती है? टेप्टम की वॉल रहती है, जो कि नरिशमेंट देती है। तो पहली तीन क्या होती है? पहली तीन क्या होती है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर्स। ये पहली तीन क्या होती है? तो आपकी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और जो टेप्टम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है आपका एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका it nourishes the colon cells septum, dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। तो बोल रहे हैं कि इनका काम होता है नरिशमेंट देना। सेल्स जो टेपवर्म के होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म बहुत ही गाढ़ा होगा, और दूसरा क्या है? इसके अंदर इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस होने का क्या मतलब है? न्यूक्लियस ज्यादा होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा बस, और इसकी वजह से हमारे को ये अच्छे से काम करेगा। कैन यू थिंक ऑफ द सेल्स ऑफ बाई न्यूक्लिएटेड? वैसा सेल्स, स्टेपल सेल्स जो जो कि बाई न्यूक्लिएटेड बन जाए, तो हम आगे देखेंगे क्या है नहीं है। जब एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स। जब एंथर यंग होता है तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स जो होते हैं उसे हम स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। ऑक्यूपाई करता है सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि ऑक्यूपाई करता है सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? द एंथर डेवलप्स द सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। जब एंथर डेवलप होता है तो क्या बनाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है क्या बनाने का? पॉलन ग्रेन्स बनाने का। तो जब मेल के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा और फीमेल के अंदर मैक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। तो मेल का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होगा? ये देखो, एंथर जब डेवलप होगा तो स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाएगा, अंडरगो मियोटिक डिवीजन, जो कि मियोटिक डिवीजन करेगा, एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया है मैंने, ये प्रोसेस पूरा यहाँ पे मैंने लिख दिया था। तो देखिए आप यहाँ पे, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसके अंदर क्या होता है? 2n होता है इसका प्लॉइडी। माइक्रोस्पोरेंजिया जब स्पोरोजीनियस सेल बनाता है, ठीक है, तो क्या होगा? स्पोरोजीनियस सेल भी 2n होगा। तो ईच एससी यानी स्पोरोजीनियस सेल इज पोटेंशियल पोलन, यानी एक एक स्पोरोजेनियस सेल जो होता है, जितने भी इसमें स्पोरोजीनियस सेल है, वो एक एक जो होगा वो पोटेंशियल पोलन को बड़ा कर सकता है, पोलन बना सकता है। एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, या फिर पोलन मदर सेल, इसे हम ये भी कहते हैं, पीएमसी भी कहते हैं, ये डेवलप होके क्या बनाता है? मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये बनाता है डेवलप होके माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे ये भी 2n है, ये भी 2n है, इस स्टेज तक 2n चल रहा है। इसके बाद मियोसिस होती है। क्या होती है? मियोसिस होती है। और मियोसिस से क्या बन जाता है तुम्हारा? मियोसिस से बन जाता है माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जो होगा उसका प्लॉइडी हो जाएगा n। माइक्रोस्पोर्स का प्लॉइडी क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और ये जो माइक्रोस्पोर्स है इसके बाहर एक लेयर होती है कैलोस की लेयर। इसकी लेयर होती है कैलोस की लेयर होती है। ओके नेक्स्ट देखिए,
अब ये देखिए, जब हम ये माइक्रोस्पोर बना लिए, अब यहाँ पे क्या है, ये बना है ये। अब ये एंथर है, ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद क्या बनाएगा, पॉलेंस बनाएगा। पॉलेंस के बाद ये डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड के बाद 4 माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे। चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे वो फंक्शनल होंगे और डेवलप होकर क्या बनाएंगे, गेमीटोफाइट बनाएंगे, मेल गेमीटोफाइट, और उससे पॉलन ग्रेन बन जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं ये पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक होगा आपके डिस्क्रिप्शन पे या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे होगा। ठीक है, आगे देखिए आप। ओके, हम कहाँ पे थे? ओके, ये हो गया था हमारा, ये हो गया था हमारा, यहाँ पे थे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है वो समझ आ गया। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड, चार वो बन गया, चार से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। उसके बाद डेवलप द pollen grains inside the microsporangium, several thousand of microspores or pollen grains are formed that are released with dehiscence of anther। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं और क्या होता है, dehiscence of anther से बनते हैं। उसके बाद है pollen grain। pollen grains represent male gametophyte। pollen grains जो होता है वो मेल गेमिटोफाइट को रिलीज करता है। इफ यू टच द ओपन एंथस हिबिस्कस और द फ्लावर्स यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन। तो क्या देखेंगे आप, येलोइश पाउडरी। तो आप टच करेंगे जब पॉलन ग्रेन्स के फ्लावर को, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे पाउडरी टाइप का सब्सटेंस निकालेगा। बच्चों यहाँ पे डाइहेसेंस का मतलब आपको समझ आया है ना, कि ये जो देखो, ये हमारा एक है स्पोरोजीनियस सेल्स, इसके अंदर क्या होगा तुम्हारा, एंडोथीसियम, और 4 लेयर हो गई हमारी सारी, टेप्टम हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, यही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पड़े हुए हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे, अभी तो ये खुले हुए दिख रहे हैं बट ये बंद होते हैं, लेकिन जब इसमें पॉलन पूरे भर जाते हैं पॉलन सैक के अंदर, तो ये फट जाते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है फट जाना, और पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ से उड़ जाते हैं। तो यही आपका पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गेमिटोफाइट्स। पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गेमिटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। और एंथर्स हिबिस्कस और एनी फ्लावर्स वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडर ऑन द फिंगर्स। स्प्रिंकल द ग्रेन्स ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर। आप वाटर में जब इसको करेंगे, ग्लास स्लाइड पे लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जितने भी आपके अलग अलग एंथर्स है, उसका साइज भी अलग है, शेप भी अलग है, सब कुछ अलग है। उसके बाद pollen grains are generally spherical। pollen grain spherical होता है, measuring 25 to 50 micrometers diameter। It is prominent two layer walls। ये दो लेयर वॉल होता है। The hard outer layer is called exine layer and it is made of sporopollenin and the most resistant organic material known। आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट पूरे अर्थ पे, ठीक है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट पूरे अर्थ पे कौन सा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है पूरे अर्थ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। ओके, ओके, एक्साइन की लेयर तो हमने पढ़ ली। एक्साइन की लेयर यही होती है। अब एक्साइन की लेयर ये बहुत सारी चीजों से रेजिस्टेंट होता है, हाई टेम्परेचर से, एसिड से, एल्कलाई से, इन सबसे। कोई भी एंजाइम बना नहीं है जो कि इसको डिग्रेड कर दे। पॉलन ग्रेन्स जो एक्साइन का होता है, उसमें प्रोमिनेंट अपर्चर होता है। अपर्चर यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। जो छोटे छोटे छेद होते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट नहीं होता है, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है। स्पोरोपोलिन के बीच में पोर्स होते हैं, जिसे हम जर्म पोर्स कहते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एंड pollen grains well preserved fossils because of the presence of sporopollen। Exine exhibit fascinating array of patterns and designs। और exine जो होता है उसके बहुत सारे patterns होते हैं। The inner wall of pollen grain is called intine। It is thin continuous layer। intine की लेयर बहुत पतली होती है, continuous होती है, ठीक है, पतली होती है और continuous होती है। थिन कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो थिन कॉन्टिन्यूस लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है। और वो किस चीज की बनी हुई थी, स्पोरोपोलिन, पोलन ग्रेन्स एज वेल। एक्साइन एग्जिबिटिंग फैसिनेटिंग एरे। ठीक है, एक्साइन जो होता है वो सबसे ज्यादा नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस से बना होता है, और ये किस चीज से बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और क्या होता है, लार्ज, हाँ। अब आता है, इसमें क्या होता है ना, pollen grains जब छोटा रहता है तो दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक वेजिटेटिव में और एक जेनेरेटिव में। तो जो वेजिटेटिव होता है, पहले तो ये एसिमेट्रिक रहेगा, लेकिन बाद में क्या होता है, वेजिटेटिव बड़ा हो जाता है, जेनेरेटिव छोटा हो जाता है। सीधी सी बात है, जो खाना खाने वाला सेल है उसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। खाना देने वाले सेल को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो एरिया बड़ा रहेगा। और जेनेरेटिव सेल छोटा इसलिए होता है क्योंकि एक तो इसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर होना होता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा क्या होना होता है इसको, जैसे ये बड़ा हो रहा है, इसको तो बस रिप्रोडक्शन करना है, तो उतना ज्यादा बड़ा स्पेस लेके ये क्या करेगा, इसलिए ये छोटा ही होता है।
नेक्स्ट है pollen grains have many species cause allergies and bronchial affliction. तो इससे पहले ये वाली पैराग्राफ देखिए, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है उसके अंदर, इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल जो होता है वो छोटा और जनरेटिव सेल छोटा होता है और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। स्पिंडल शेप का होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। 60% हमारा एंजियोस्पर्म जो होता है, pollen grains आर शेड एट द 2 cell स्टेज, वो 2 cell स्टेज में शेड हो जाता है। रिमेनिंग स्पीशीज जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, और बाकी सारे जनरेटिव सेल्स जो होते हैं वो माइटोटिकली करते हैं डिवाइड, माइटोसिस करते हैं, मियोसिस नहीं माइटोसिस करते हैं। इसके बाद गिव राइज टू द 2 मेल गेमीट्स, और ये 2 मेल गेमीट्स को देते हैं राइज, जो कि 3 cell स्टेज में शेड हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 cell स्टेज में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो देखिए 3 cell स्टेज में भी होते हैं। pollen grains of many species cause severe pollen grains of many species cause severe allergies। बहुत सारे ऐसे pollen grains होते हैं जो कि severe allergies करते हैं, bronchial afflictions करते हैं, and chronic respiratory disorders करते हैं, जैसे कि asthma, bronchitis। It may be mentioned that parthenium और carrot grass, जो हमारा पार्थीनियम और कैरेट ग्रास जो होता है उसके अंदर कंटामिनेटेड होता है, इंडिया के अंदर इम्पोर्ट हुआ था वीट के साथ। ठीक है, तो पार्थीनियम कैरेट ग्रास जो होता है वो भी हमारे को अस्थमा कॉज करता है, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है हमारे पॉलन एलर्जी का। फॉरेन कंट्रीज में पॉलन ग्रेन्स को बहुत अच्छा माना जाता है, वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड वेस्टर्न कंट्रीज में इसको क्या किया जाता है, इसके पॉलन को प्रोडक्ट्स बनाया जाता है और टैबलेट्स और सिरप्स बना के लोग कंज्यूम करते हैं इसको। ज्यादातर एथलीट्स करते हैं कंज्यूम, ताकि उनकी क्या बढ़ जाए, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। व्हेन दे आर शेड, जब एक बार ये शेड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो होता ये है कि स्टिग्मा ऑन द स्टिग्मा बिफोर द लूज वायबिलिटी, जब तक वो स्टिग्मा पे बैठ रहे हैं तब तक तो ठीक है, अगर नहीं बैठ पाए हैं तो उनकी वायबिलिटी लूज हो जाती है। तो उनका एक टाइम पीरियड होता है जितने टाइम तक वो क्या कर सकते हैं, जितने टाइम तक वो बैठ कर मतलब जितने टाइम तक वो रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो जैसे कि ये हाईली वेरिएबल होते हैं ग्रेन्स, जैसे कि सम एक्सटेंट प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन सम सीरियल्स, जैसे कि सीरियल्स होता है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनकी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट तक होती है। यानी 30 मिनट में अगर पॉलन ग्रेन लैंड कर जाएगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लेकिन जो हमारे और प्लांट्स होते हैं, रोसेसी, लेग्यूमेसी, सोलेनेसी, ये सारे के सारे मंथ्स होते हैं वायबिलिटी इनकी, तो बहुत महीनों तक भी ये उड़ते रहेंगे, कहीं जाके बैठ गए तो फिर ये हो जाता है। हमने सुना है कि सीमन को हम और स्पर्म को हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो pollen grains हो चाहे ह्यूमंस का हो, लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस पे लेके। सच स्टोर्ड pollen कैन कॉज pollen banks सिमिलर टू सीड बैंक एंड इन क्रॉपिंग ब्रीडिंग प्लांट्स। तो ऐसे ही सीड बैंक भी होता है pollen bank के जैसा, उसमें भी हम क्रॉप वगैरह सब आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अब है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल के लिए होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस देखिए गाइनोशियम कराएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पिलरी। अगर एक पिस्टिल होगा तो मोनोकार्पिलरी, एक से ज्यादा होगा तो मल्टीकार्पिलरी। दो व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल्स मे बी फ्यूज टुगेदर। हो सकता है अगर दो से ज्यादा पिस्टिल हो तो वो फ्यूज्ड हो आपस में, उसे हम सिनकार्पस कहते हैं। अगर फ्री होगा तो एपोकार्पस कहते हैं। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एक पिस्टिल के पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो कि पॉलन ग्रेन्स को लैंड करवाता है। स्टाइल जो होता है वो लंबा पार्ट होता है, जो कि स्टिग्मा के नीचे होता है। और बल्ज पार्ट जो होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। बल्ज यानी फूला हुआ पार्ट जो होता है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, जो कि प्लेसेंटा को क्या करती है, लोकेटेड प्लेसेंटा के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन यू हैव स्टडीड। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। द डाइसेक्टेड फ्लावर हिबिस्कस का लिया गया है। सबसे पहला ए है ये, इसमें ये है सिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, थैलेमस। ओवरी बल्ज्ड है। उसके बाद है arising from the placenta megasporangia commonly called ovules। तो मेगास्पोरेंजिया कहाँ पे होता है, ओव्यूल्स के पास होता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1 wheat, अगर एक होगा तो वीट, पैडी और मैंगो, याद रखना है ओव्यूल्स का नंबर अगर एक होगा तो। मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का नंबर अगर एक होगा तो उसका एग्जाम्पल है वीट, पैडी, मैंगो, ये एग्जाम में आता है। और बहुत सारे होंगे तो पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। और मेगास्पोरेंजियम का प्रोसेस क्या होता है, तो पहले हम फेमिलराइज करवाएंगे स्ट्रक्चर से अपने आप को। एंजियोस्पर्म का क्या स्ट्रक्चर होता है, ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा। ओव्यूल जो होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। ठीक है, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है ओव्यूल। उसके बाद क्या है,
उसके बाद है आपका कि प्लेसेंटा मीन स्टॉक और कॉल्ड फ्यूनिकल। तो प्लेसेंटा जो होता है वो स्टॉक से जुड़ा रहता है, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम, ये रहा हाइलम। ठीक है, बॉडी जो होता है वो हाइलम से फ्यूज रहता है, रीजन कॉल्ड हाइलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम जो है वो जंक्शन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। ईच ओव्यूल वन टू प्रोटेक्टिव एनवलप्स। ओव्यूल के ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्टिव एनवलप होता है, जैसे हम इंटरग्यूमेंट्स कहते हैं, ये आउटर इंटरग्यूमेंट, इनर इंटरग्यूमेंट, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, न्यूसिलस प्रेजेंट होता है एट द टिप, स्मॉल ओपनिंग, ऊपर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, छोटा सा टिप है, माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजल एंड। और ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जो कि चलाजल एंड क्या कर रहा है, बेस के पार्ट को दिखा रहा है ओव्यूल के। इनक्लोज्ड विद इन द इंटरग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसिलस। इंटरग्यूमेंट्स के अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। सेल्स ऑफ न्यूसिलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, इसमें बहुत अबंडेंट फूड मटेरियल होता है, लोकेटेड इन द न्यूसिलस एंड एम्ब्रियोसैक फीमेल गेमेटोफाइट एंड ओव्यूल। और क्या होता है, न्यूसिलस इज द एम्ब्रियोसैक और फीमेल गेमेटोफाइट। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही बड़े होकर क्या बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। ओव्यूल जो होता है वो जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर होता है, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक से बनता है। नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट है, एनक्लोज्ड विद इन द इंटरग्यूमेंट्स इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, वहां पे क्या होता था, चारों के चारों बनते थे पॉलन ग्रेन्स, तो चारों के चारों फंक्शनल होते थे। लेकिन यहाँ पे चार बनेंगे लेकिन तीन डीजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल होगा। तो आगे पढ़ेंगे हम क्या है। The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. Ovules generally differentiate single megaspore MMC mother cell. Micropylar region of the nucellus is, it is the large containing dense cytoplasm. ये बड़ा होता है और उसमें बहुत सारा dense cytoplasm होता है, prominent nucleus होता है। एमएमसी यानी माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अभी मियोटिक डिवीजन करेंगी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएससी अंडरगोइंग मियोसिस, तो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस के लिए यूज होता है। मियोसिस रिजल्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर, मियोसिस से क्या होता है, मेगास्पोर का प्रोडक्शन होता है। अब फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में ज्यादा होता है। वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ठीक है, चार डिजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा, चार में से तीन डिजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा। एक फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक, इसे हम मोनोस्पोरिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये है मेगास्पोरोजेनेसिस, ये है मेगास्पोर फॉर्मेशन, ये है एमएमसी। यहाँ से मियोसिस हुआ, मियोसिस से चार बने मेगास्पोर टेट्राड, तो इसमें से तीन जो है ये डिजेनरेट कर गए और एक फंक्शनल रह गया। ठीक है, एंड डेवलप टू फॉर्म फीमेल गेमेटोफाइट। अब हम पढ़ेंगे कि functional megaspore divides mitotically to form two nucleus and move to opposite poles, forming the two nucleate embryo sac. Two more sequential mitotic nuclear division result in the formation of, तो टू होता है, टू से फोर बनता है न्यूक्लियर, फोर से एट बनता है, एम्ब्रियो सैक बना लेता है। ठीक है, हमारे इंटरेस्ट की ये बात है कि माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, न्यूक्लियर डिविजन होंगे उसमें एंड आर फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। आफ्टर एट न्यूक्लियर सेल, जब एट न्यूक्लियर सेल हो जाता है, दो से बना, दो से चार, चार से आठ बना, आठ आठ न्यूक्लियर सेल जब हो जाता है तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल्स द रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई। तो ये बोल रहे हैं कि छह जो होते हैं वो अंदर होते हैं और दो जो होते हैं वो बाहर होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हमारे पास इतने सेल्स होते हैं, एट न्यूक्लिएटेड, ये होते हैं सेवन सेल्ड, एट न्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं, चेक, न्यूक्लिएटेड चेक। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ, और फोर्थ फिफ्थ, और ये सिक्स्थ हुआ और ये सेवेंथ हुआ। तो सेवन सेल्स और ये एट न्यूक्लियस कैसे हुआ, जो रेड वाले हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये रेड वाले सारे न्यूक्लियस है। और ये जो है सेवेंथ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला सेवेंथ ओरिजिन जो है आपका, सेवेंथ ओरिजिन, इस ओरिजिन के अंदर, इस ओरिजिन के अंदर ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं सेवेंथ ओरिजिन, बाकी सब में सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। तो ये यही लिखा हुआ है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, सॉरी,
organization of female gametophyte organization embryo sac. Observe the distribution of the cell. 6 of the 8 nuclei are surrounded by a cell walls and organized into cells. तो 6 जो होते हैं वो cell walls होते हैं और cells के होते हैं. जो 2 होते हैं वो polar nuclei होते हैं और वो central of the cell में रहते हैं. ये है polar nuclei. ये 7th और 8th वाले polar nuclei है. ठीक है, एम्ब्रियो सैक हो गया. उसके बाद है देयर आर कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो. 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर. 3 सेल को एक साथ डाल दिया जाता है माइक्रोपैलर एंड पे और एग apparatus रहता है उसके अंदर. इसी को हम एग apparatus कहते हैं. द एग apparatus in turn consist of 2 synergids and 1 egg cell. याद रखना 2 synergids होते हैं और एक egg cell होता है. synergid स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपैलर टिप पे जो कि फिलिफॉर्म apparatus बनती है. ये है ये filiform apparatus. Hand like structure, finger like projection. filiform apparatus बनती है और उससे क्या हो जाता है. Two synergid axil, the synergids have cellular thicknings जो कि filiform apparatus बनती है which play an important role in the guiding of pollen tubes into synergid. जो कि गाइड करता है pollen tube को synergid बनाने. 3 cells of chalazal end and are called antipodals. इसे हम antipodal cell भी कहते हैं. The large central as mentioned earlier in the 2 polar nuclei. Thus typical angiosperm embryo at maturity 2 8 nucleated and 7 cell. तो ये 7 सेल्ड होता है और 1 न्यूक्लिएटेड होता है. ठीक है, मैंने बता दिया 7 सेल्ड कैसे 8 न्यूक्लिएटेड कैसे है. तो अब हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर और बच रहा है वो हम कल करेंगे. ठीक है, आज आप लोग इतना कंप्लीट करिए देन हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे. थैंक यू.